हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी की ये हमारी दूसरी अभ्यास सीरीज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, प्रश्नों को देखते हैं। हमने यहाँ पे जो पहला प्रश्न लिया है वो बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन देखिए। पहला है कि जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं। दूसरा है जिन शब्दों को बच्चे जानते हैं। तीसरा है जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हैं और जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते और प्रयोग करते हैं। देखिए, पहले में दिया है कि अर्थ बच्चे जानते हो, लेकिन बच्चे ऐसे शब्दों को भी प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ वो नहीं जानते, इसलिए आपका ऑप्शन पहला गलत हो गया। दूसरा है कि जिन शब्दों को बच्चे जानते हैं, बच्चे बहुत से ऐसे शब्द जानते हैं जिनका अर्थ नहीं जानते, तो ये भी आपका गलत हो गया। तीसरा है जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हैं, शब्दों के प्रयोग मात्र से बच्चों का वो शब्द भंडार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसके अंदर उसका अर्थ भी निहित होना चाहिए बच्चों के दिमाग में, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। ऑप्शन 4 देखिए, आपका दिया है कि जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और उन शब्दों को वो प्रयोग भी करते हैं, तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे एकदम सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, ये आपका KVS एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे है कि सुरभि अक्सर अड़, सड़क वाला अड़ा है, शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे। अगर वो अड़ा को गलत उच्चारित करती है तो आप क्या करेंगे। आपके ऑप्शन है, उसे अड़ा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन है उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगर आप सहजता से बात उसे बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो उसमें जरूरी नहीं कि अड़ा वाले शब्द हो, इसलिए ये ऑप्शन को यहीं पर काट दीजिए। अगला दिया है, उसे अड़ा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे, और लास्ट वाला आपका ऑप्शन है, उसे अड़ा वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे। देखिए क्या इसमें ज़्यादा अच्छा होगा। अगर हम अड़ा वाले शब्दों को बच्चा स्वयं सूची खोज पाए, बना पाए, इसके लिए मुश्किल है। ऐसे शब्दों को लिख पाए, ये भी मुश्किल, तो यहाँ पे सूची पढ़ना और लिखना ये थोड़ा मुश्किल होगा। और अड़ा वाले शब्दों की सूची में बोलकर अभ्यास करना, अगर वो बोलने का कार्य कर ही लेती तो उसे अभ्यास करवाने की ज़रूरत कहाँ होती। तो आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आपका 3 ऑप्शन गलत हुआ। जो पहला ऑप्शन है वो देखिए, उसे अड़ा वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, क्योंकि वो उच्चारण नहीं कर पा रही, इसलिए आपका ऑप्शन 3 नहीं हो पाएगा, ऑप्शन 4 भी नहीं हो पाएगा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, यानी कि उसे अड़ा वाले जो शब्द हैं अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए आप कहेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है वो 2016 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और क्वेश्चन क्या है देखिए, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो, सही तरीके से हो, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी, यानी सबसे उपयुक्त पॉइंट क्या होगा। यहाँ पे आप पॉइंट देखिए, यह शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की शब्दकोश के प्रयोग से क्या बच्चे में या विद्यार्थी में भाषाई विकास को प्रभावित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, नहीं। अगला है, पहला ऑप्शन गलत कर दीजिए, भाषा प्रयोग के विभिन्न अवसर देखिए, ये हो सकता है, लेकिन आप आगे का ऑप्शन देखिए, सतत एवं व्यापक आकलन करके भाषाई विकास में अब व्यापक या सतत विकास की ओर नहीं जाएंगे, उसके भाषा का विकास करना बोलने के लिए, तो तीसरा ऑप्शन आपका गलत हुआ। चौथा ऑप्शन है कि सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की सहायता से उसका भाषाई विकास करेंगे, तो ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि पुस्तकों के माध्यम से भाषाई विकास नहीं किया जा सकता, वार्तालाप के थ्रू भी भाषाई विकास विकसित किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में दिया है भाषा का प्रयोग के विभिन्न अवसर आप देंगे तो उसमें भाषाई विकास अच्छे से होगा, यानी कि ऑप्शन 2 आपका यहाँ से सही होता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, और ये प्रश्न आपका 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पे है आपके ऑप्शन, भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। हमने अभी तक देखा कि हर एक भाषा, हर एक सब्जेक्ट किसी न किसी रूप में दूसरे सब्जेक्ट पे, दूसरी भाषा पे आश्रित होता है, और यहाँ कह रहा है कि वो स्वतंत्र है, इसलिए ये पॉइंट गलत हो गया। दूसरा है, भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, शायद ये हो सकता है। अगला ऑप्शन देखिए, भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं, अगर वो एक दूसरे पे आश्रित है तो जैसी बात है प्रभावित भी करेंगे, और कह रहा है कि नहीं है, इसलिए ये पॉइंट गलत हो गया। और यहाँ से पूछा है कि कौन सा कथन सत्य है, इसलिए ये पॉइंट भी गलत हुआ। अगला दिया है कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। देखिए, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कहीं टैली कर रहे हैं। किस मामले में कहा जा रहा है कि भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, और जबकि यहाँ कहा जा रहा है कि भाषाई कौशल एक साथ नहीं सीखे जाते, एक साथ सीखे जाते हैं वरन क्रम से नहीं सीखे जाते।
तो भाषा का जो कौशल है वो क्रम से चलता है। आप भाषा पढ़ते हैं, जैसे स्कूलों में आप पढ़ते हैं तो क्या आप डायरेक्टली एक ही चीज़ पढ़ते हैं, उसका एक क्रम होता है कि पहले आप क्या पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एक सीढ़ी होती है और उस सीढ़ी के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। तो यहाँ भाषा की कौशल का जो विकास है वो एक क्रम से होता है, यानी ऑप्शन 2 आपका यहाँ से सही है और ऑप्शन 4 आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि ज्ञान, अनुभव, भावनाओं, विचारों, प्रवृत्तियों तथा मूल्यों के संचय, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, सर्किल हमेशा बनाइएगा जो मेन पॉइंट वाले शब्द होते हैं, का साधन है। कह रहा है कि ज्ञान, अनुभव, भावना, विचार, प्रवृत्तियों को अगर मूल्यों का अगर हम संचय करें तो कौन सा साधन बेस्ट है। देखिए, विषय प्रवेश, उपसंहार, पाठ्य पुस्तक, उपयुक्त सभी। विषय प्रवेश ज्ञान, भावनाओं, विचारों, प्रवृत्तियों सबको नहीं समेटता, केवल वो ज्ञान को समेटता है, अनुभवों को नहीं समेटता। फिर दिया है उपसंहार, आपने जो टॉपिक लिया है उसकी फाइनली निचोड़ को आप जो लिखते हैं वो होता है उपसंहार। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे उसको हम संचित कर सके, क्योंकि उन अभिलेखों को संचित करना, अपने भावनाओं को संचित करना है। और जो तीसरा ऑप्शन है वो देखिए पाठ्य पुस्तक, आप अपने ज्ञान, अनुभव, भावनाओं, विचारों, प्रवृत्तियों तथा मूल्यों को पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संचित कर सकते हैं, यानी कि जमा कर सकते हैं। आपके न रहने पर भी उन पुस्तकों का ज्ञान आपकी नई पीढ़ी को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ से आपका सही होता है। ऑप्शन 4 तो आप समझ चुके कि गलत होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जो KVS एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और यहाँ पे है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होना चाहिए और कौन सा पक्ष होना चाहिए। आपके ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि जब समझाने का लय होता है तो हम शब्दों को थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी मैंने उसे बोला है क्योंकि वो आपको समझाने के लिए होता है। हम डायरेक्ट जो शब्द लिखे उन्हीं को उठाकर प्रेजेंट करते चले जाए तो ये हमारे और आपके समझने के लिए नहीं, ये छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा सा बताना पड़ता है। वो सोचते हैं कि लिखा कुछ है, मैडम कुछ बोले, तो उस कंडीशन में हमको वही शब्द बोलने होते हैं जो बुक में लिखा होता है। लेकिन आपके साथ के लिए ये ज़रूरी नहीं कि जो शब्द लिखे हैं डायरेक्ट मैं वही शब्द यूज़ करूं, वरन उसके भाव को यूज़ करना मुझे वही कर्तव्य होता है कि प्रश्न का जो भाव है मैं उन्हीं प्रश्न पर चलूं। अगला देखिए, ऑप्शंस देखिए, आपके दिया है कि पहला ऑप्शन है यहाँ पे पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए। अगर आप बुक देखते हैं, कोई जो महत्वपूर्ण बुक है उसका जो पक्ष होना चाहिए, उस बुक का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि पाठ का उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए। अगला है अभ्यास की बहुलता होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट के लिए अभ्यास ज़रूरी नहीं है और बहुलता क्यों हो, एक लिमिट में होना चाहिए। कागज़ की गुणवत्ता, बुक के लिए अगर ज्ञान देना है तो ज़रूरी नहीं है कि कागज़, क्योंकि यहाँ पे क्लास के लिए कुछ वर्ग नहीं दिया है कि प्राथमिक स्तर है या उच्च प्राथमिक स्तर है। अगर दे देता तो शायद यहाँ पे हम उसको वैल्यू देते, क्योंकि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं। ऐसी कंडीशन में मोटे पेजों का होना बहुत ज़रूरी है। तो कागज़ की गुणवत्ता, ये भी पॉइंट गलत है। आकर्षक चित्र, आप बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं तो चित्रों की अहमियत खत्म होती चली जाती है, इसलिए ये पॉइंट भी आपका गलत हुआ। सही है कि जो बुक्स हैं उनमें जो टॉपिक्स हैं वो उनका एक उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है कि पाठ का जो उद्देश्यपूर्ण चयन होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे जो 2016 के एग्जाम में पूछा गया है, लिखित भाषा का प्रयोग है। लिखित भाषा का प्रयोग है, क्या प्रयोग है? केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। जो लिखित भाषा है, लिखित भाषा का प्रयोग किस रूप में है? केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाना चाहिए। दूसरा है कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाता है। तीसरा है अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है और चौथा है केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। अगर लेखन की बात करें तो क्या लिखावट, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, जिसमें भी हो, क्या वो प्रतिवेदन के लिए ही किया जाता है? नहीं, वो हर चीज़ के लिए किया जाता है, इसलिए लिखित भाषा के लिए ये गलत हो गया। अगला है कार्यालय कार्यों के लिए ही किया जाता है। क्या लेखन का कार्य केवल कार्यालयों में होता है? नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। फिर लेखन का कार्य अपने अभिव्यक्तियों के लिए किया जा सकता है, ये पॉइंट सही है, लेकिन चौथा प्रश्न भी ऑप्शन भी देख लीजिए। क्या लेखन का केवल साहित्य सृजन के लिए ही प्रयोग किया जाता है, अन्य चीज़ों के लिए उसका प्रयोग नहीं होता लेखन का? बिल्कुल होता है। तो यहाँ देखिए आपका एक पॉइंट एकदम सही बच रहा है कि अपनी अभिव्यक्तियों को व्यक्त करने के लिए लेखन का कार्य किया जाता है, लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। लिखित अभिव्यक्तियों के लिए एक गरीब हो, अमीर हो, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो अपनी अभिव्यक्तियों को व्यक्त कर सकता है, लेकिन
प्रतिवेदन हर व्यक्ति नहीं देता, इसलिए सबके लिए ज़रूरी नहीं है। कार्यालय का काम हर व्यक्ति नहीं करता, और केवल साहित्य सृजन, और साहित्य सृजन का भी जो कार्य है वो प्रत्येक व्यक्ति नहीं करता। लेकिन यहाँ पे अपनी जो ऑप्शन 3 है, अपने व्यक्तियों के लिए व्यक्त करना, और ये हर एक व्यक्ति का कार्य आता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाने वाली भाषा होनी चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर, अगर यहाँ पे प्राथमिक स्तर होता तो कुछ और हो जाता, लेकिन यहाँ पे उच्च दिया है, इसलिए देखिए। अगर दिया ऑप्शन देख लीजिए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, सही है। संघीय या ससंघीय भाषा, ये भी पॉइंट सही लग रहा है। विदेशी भाषा, विदेशी भाषा क्यों कोई पढ़ेगा। ऑप्शन आपके 1 और 2 दोनों सही है उच्च प्राथमिक स्तर पर, इसलिए आपका ऑप्शन 4 सही हुआ कि 1 और 2 दोनों। लेकिन वहीं पर उच्च न होकर सिर्फ प्राथमिक होता तो आपका पहला ऑप्शन सही होता कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर है, तो जिस लैंग्वेज इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ ये क्षेत्रीय भाषा नहीं है, ये व्यापक रूप से संघीय भाषा के रूप में उभर कर आई है। तो ऐसी कंडीशन में यही भाषा आप उच्च प्राथमिक क्लासों के लिए यूज करेंगे, तो इसलिए आपका संघीय ससंघीय यानी कि ऑप्शन 2 भी सही हुआ, और मातृभाषा ये भी दोनों सही हुआ। तो दोनों ऑप्शन आपके ऑप्शन 4 में दिए गए हैं, 1 तथा 2 दोनों, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। नहीं शब्द है, गौर कीजिएगा। और ये जो प्रश्न है 2015 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, क्या है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है सृजनात्मकता का विकास करना। अभ्यासकार कहीं ना कहीं इस ओर इंगित करता है कि सृजनात्मकता का विकास हो। अगला पॉइंट दिया है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये भी पॉइंट कहीं ना कहीं से सही होता है। अगला पॉइंट दिया है कि प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। जो पाठ के अंत में अभ्यासकार है, गतिविधियां हैं, वो ये इस बात पे गौर नहीं करता कि बच्चा सरलता से प्रश्नों को याद करे, उत्तरों को याद करे, वरन वो उस चीज़ों को समझे, ये चाहता है। इसलिए ये ऑप्शन गलत लगता है। लेकिन चौथे ऑप्शन को देखिए, हम यहाँ पे टिक लगाते हैं गलत का। भाषा का विस्तार करना, भाषा का विस्तार भी होगा, ये पॉइंट भी सही है अगर हम अभ्यासकार करवाएं या गतिविधियां कराएं, एक्टिविटीज करवाएं। तो देखिए जो नहीं पॉइंट है आपका, ये किस पॉइंट की ओर इंगित कर रहा है, जो ये क्रॉस वाला पॉइंट है, यानी कि ऑप्शन 3 आपका ये नहीं उसी तरफ इंगित कर रहा है। तो प्रश्न के हिसाब से जो आपका सही ऑप्शन हुआ, ऑप्शन 3 सही हुआ। अगला और इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन है, ये देखिए दिया है कि हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होती है। किसके लिए, हिंदी शिक्षण। देखिए कुछ पेडागोजी के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे अगर हिंदी शब्द जैसे यहाँ दे दिया, अगर हिंदी ना देकर कोई और सब्जेक्ट देता तो वहाँ पे ये उसके लिए हो जाता। प्रश्न वही रहेंगे, भाव भी वही रहेगा, लेकिन विषय के अकॉर्डिंग हो सकता है ऑप्शन में थोड़े से बदलाव आ जाए, लेकिन प्रश्न यही रहेगा। तो कहा जा रहा है कि हिंदी शिक्षण की दृष्टि निम्न में से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा यानी कि बड़ी कक्षाओं में ज़्यादा उपयोगी होती है। कौन सी, प्रोजेक्ट पद्धति, डाल्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति या किंडरगार्टन पद्धति। तो देखिए उच्च कक्षाओं के लिए प्रोजेक्ट पद्धति बहुत ज़्यादा यूजफुल अच्छी होती है, क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिव होता है। तो फ्रेंड्स प्रश्न आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।